हमने लास्ट लेक्चर में जब किया था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया था। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो हमने फॉर्मूला निकाला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिकली जो पहला फॉर्मूला आया था, दिस इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। टाउ क्या था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। स्मॉल ई क्या था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई क्या था? जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। एम क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और उसके लिए हमारे पास ये वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाल लिया था। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है? मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर ड्रिफ्ट स्पीड। अब ये मीन फ्री पाथ क्या होता था भाई? दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके जा रहा है तो उसके बीच में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में कोलिजन्स आएगा, तो हर कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? उस पाथ को बेसिकली हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन पाथ या रिलैक्सेशन टाइम। जितना टाइम उसको उस सर्टेन एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन तक के बीच में लगा है, उन सब का मिला जुला के एवरेज निकाल लेते हैं तो वो आएगा मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट स्पीड। वो हमारे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया था। फिर एक टॉपिक आता है बच्चा, मोबिलिटी। मोबिलिटी होता क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, कोई मोबाइल कितना ज्यादा इजीली फ्रीली मूव कर सकता है। तो जब हम मोबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मोबिलिटी है बच्चा ऑफ अ चार्ज कैरियर म्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। भाई अगर मैं कोई सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कितना ज्यादा तेजी से वो चार्ज मूव कर सकता है। जितना ज्यादा तेजी से मूव करेगा उतना मोबाइल होगा, जितना मोबाइल होगा उतनी मोबिलिटी होगी। तो एक तरह से क्या निकला? सीधा सीधा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमारे पास मोबिलिटी आ गई। इसकी वैल्यू डालो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बाई ई की, वीडी की वैल्यू थी क्यू। क्यू कहां से आ गया? हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा उसमें यहाँ पे मैंने ई लिखा हुआ था, तो वो ई लिख लो या क्यू लिख लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्यू की जगह चाहे ई लिख लो या क्यू लिख लो, दोनों चार्ज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्यू ई टाउ बाई एम अपॉन ई, ई से ई कटा तो मेरे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया क्यू टाउ बाई एम। किसी को दिक्कत? अगर मैं इलेक्ट्रॉन का केस लेता हूं तो यही मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। और वही केस अगर मैं होल्स के लिए लेता हूं तो ये होल्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मोबिलिटी है वो होल्स की है। डन है। जो टोटल करंट रहेगी वो क्या रहेगी बच्चा? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का दोनों का मिला जुला के जो नेट इफेक्ट रहेगा वो टोटल करंट आ जाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये हमारे पास आ गया पर वी -1 और एम एस -1 एन -1 सी। ये सिंपल है, ये पता है तुम्हें, कुछ नया नहीं है अपने लिए। इसके बाद आया था बच्चा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमारे पास क्या था? इसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है? L। इस कंडक्टर की लेंथ है L मान लेते हैं, और इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड के साथ मान लो कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड कौन देगा? पोटेंशियल, है ना। जो हमारे पास ये पोटेंशियल कहाँ से आएगी? बैटरी की हेल्प से। अब यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस डायरेक्शन में सेटअप होगी, और इस डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड में हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होने वाली है। ये बात क्लियर है। अब मान लेते हैं इसके अंदर n क्या है? स्मॉल n मान लेते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसको हम मान लेते हैं बच्चा a। तो इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी? इसकी वॉल्यूम आएगी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये वॉल्यूम आई कि नहीं? तो अगर ये n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मैं गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जो इस कंडक्टर की वॉल्यूम के अंदर है वो कितना आएगा? n इंटू AL, क्योंकि n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, AL क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये निकल गया। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो टोटल चार्ज कितना आएगा इन सब का मिला के? टोटल चार्ज आएगा ENAL। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? यहां तक सिंपल है। ये क्या निकल गया? हमारे पास टोटल चार्ज आ गया है जो इस कंडक्टर के अंदर है। डन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। अब अगर मैं निकालना चाहता हूं करंट, मेरे को रिलेशन किसके बीच में निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे?
करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो मेरे पास टोटल चार्ज तो आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई है ना, क्यू की वैल्यू आ गई है, लेकिन टी नहीं आया। अब टी कितना है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर तक आएगा तो लेट अस अज्यूम उसे टाइम कितना लग रहा है, टी सेकंड्स लग रहे हैं। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वी कैन से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस इस केस में कितना ट्रैवल कर रहा है इस एंड से इस एंड तक, लेंथ, और स्पीड क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये करंट की वैल्यू जो आई, Q की वैल्यू क्या है, ENAL डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय VD, L से L कट गया तो हमारे पास NEAVD, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन आ गया। किसी को परेशानी इसमें? डन है, सिंपल है। अब इसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं, मैं अगर मल्टीपल फॉर्म्स में लिखूं, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर मैं मोबिलिटी से रिलेट करता हूं, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चा, इट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वीडी की वैल्यू ई इंटू म्यू आएगी कि नहीं, वो वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एन ई ए वीडी की वैल्यू ए इंटू मोबिलिटी। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं मोबिलिटी की टर्म्स के अलावा किसी और फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास एक और क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला और कौन सा था बच्चा, ई टाउ बाय एम, ये था। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, एन ई ए टाइम्स ई टाउ बाय एम करेंगे तो ई इंटू ई क्या आएगा, ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाय एम, है ना, और ई भी आ गया, ये था। डन। ये हमारे पास करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मल्टीपल रिलेशंस आ गए हैं। किसी को इसमें परेशानी? बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है। ओम्स लॉ हमने 10th क्लास में ढंग से पढ़ा हुआ है। कोई बताएगा ओम्स लॉ क्या होता था? अगर बिना देखे ओम्स लॉ में पूछूं किसी से, बताएंगे? बताओ। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ बहुत सही डेफिनेशन है तुमने जो बताई है, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट इसमें एक पार्ट मिसिंग है। यहाँ एक और चीज ऐड करते होते, कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन मतलब उस टेम्परेचर कांस्टेंट करो, लेंथ कांस्टेंट करो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट करो। तो फॉर द गिवन कंडक्टर, for certain given conductor of given length and given cross sectional area at constant temperature, current is directly proportional to potential difference। समझ में आ गई? तो keeping all the physical condition constant, यही हमारे पास ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ ने क्या बोला है देखो जरा साथ साथ में बच्चा। ओम्स लॉ states that Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the ends of the conductor, provided physical conditions of the conductor such as temperature, mechanical strain, etc. are kept constant। डन है? बिल्कुल ठीक है। V is equal to IR होता था, ये भी याद होगा शायद तुम्हें, है ना। V स्ट्रेन का मतलब क्या, उसके अंदर खिंचाव नहीं आएगा, किसी तरह की स्ट्रेस नहीं आएगी, क्योंकि अगर उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या लेंथ में चेंज आएगा कि नहीं? चेंज आएगा, तो फिजिकल कंडीशंस चेंज हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस याद है क्या होता था, रो एल अपॉन ए। अगर एल या ए में से चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस चेंज आएगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो वी इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से आई या वी में से किसी ना किसी एक चीज की वेरिएशन के साथ वो दूसरा अलग तरीके से वेरी करेगा, तो वो फिर यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। समझ में आ गया बच्चा? अब इसके अंदर देखो वीडी की वैल्यू अपने को पता क्या था, अब ध्यान से देखो साथ साथ में। वीडी हमारे पास जो है इट इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय एल। ई इज इक्वल टू वी बाय एल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और जो हमारे पास वीडी की वैल्यू आई थी ये वाली, इस वीडी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ई टाउ बाय एम में लिख सकता हूँ। किसी बच्चे को इसमें परेशानी है ना? मैंने क्या किया यहाँ पे, जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू थी, करंट का हमने अभी रिलेशन डिराइव किया ही है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो ये जो वी डी की वैल्यू ये वाली थी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। सिंपल है। और अब
एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे बच्चा, जहां पे हमारे पास ई है v बाई एल, तो यहाँ पे इस ई की जगह v बाई एल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये भी ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या क्या आ रहा है हमारे पास, जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ एम एल वी, सिंपल यही है, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। अब इसको अगर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं सारे कांस्टेंट, एक एक पे ध्यान देना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, ई स्क्वायर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, m मास और l लेंथ ऑफ कंडक्टर सारे कांस्टेंट है। तो सिर्फ v और i ये दो चीजें अलग रह गई। मैंने क्या किया, इन सारे कांस्टेंट को इकट्ठा करके लिख लिया और इस कांस्टेंट के बाद मैं रीअरेंज कर रहा हूं, तो v अपॉन आई की वैल्यू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए बाई टाउ आई की नहीं। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, आई को इस साइड भेजा और उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ वी बाई आई के इक्वल आया। अब याद करो जरा, v तो आई आर के इक्वल होता था, v बाय आई तो r के इक्वल होता था, और यही v बाय आई इसके इक्वल आ गया है हमारे पास। दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी आ गई है, रेजिस्टेंस की। समझ में आई है? तो हमारे पास ओम्स लॉ सेम है, v इज इक्वल टू आई आर, बिल्कुल परफेक्ट वही ओम्स लॉ है, जिसका ग्राफ कैसा बनता था बच्चे, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन है ना, पोटेंशियल और करंट के बीच में हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती थी। ये ओमिक रेजिस्टेंस के लिए होता था। ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, है ना, ये समझ में आ गया। तो यहां पर इस बार जो सिलेबस में आएगा यही आएगा कि हाँ जी ठीक है, डन। देखो ऐसा है, जो ये बात बोल रहा है इसने क्या बोला बच्चे ने कि ओम्स लॉ पूछा है। अब अगर ओम्स लॉ पूछा है, कितने मार्क्स की वेटेज थी, 3 नंबर का क्वेश्चन था। और टीचर्स क्या कह रहे हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में, डेफिनेशन लिख दो, डायग्राम लिख दो और v इक्वल टू आई आर लिख दो। 1 नंबर डेफिनेशन का, 1 नंबर डायग्राम का और v इक्वल टू आई आर का। मुबारक हो, आप 10वीं का क्वेश्चन कर लिया आपने। +2 का क्या आया इसमें? पहली बात, 12th के अंदर ओम्स लॉ डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बहुत बेसिक है। 12th में तुमसे पूछा ही क्या जाता है, बोर्ड के एग्जाम्स में तुमसे रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को डिराइव करवाया जाता है ओम्स लॉ की हेल्प से। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होते हुए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास। अब अगर कोई तुम ये कह रहे हो कि नहीं, टीचर कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ डेफिनेशन लिख दो और सिर्फ डायग्राम बना दो, वो 10th लेवल का हो गया बच्चे। अब इसका काउंटर मैं कैसे कर सकता हूँ किसी टीचर के, ये बोलूँ कि नहीं टीचर गलत करा रही है, उनसे पूछो कि फिर 10th वाले और इस वाले में डिफरेंस कितना है, वो तो वो समझा सकते हैं। लेकिन एक काम करो, सीधा है, अगर जो तुमसे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिराइव करने के लिए कहा जाएगा तो ये डिराइव करना है पूरा। अगर तुमसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ, तो प्रॉपर ये वाला कंसेप्ट लग के रेजिस्टेंस की वैल्यू डिराइव कर लेना। ठीक है बच्चा, चलो अब आ गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नोया बच्चा क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है? हाँ चलो, अगर आगे बैठना है, विजिबिलिटी में इशू है तो बता देना, ठीक है? हाँ जी चलो बच्चे देखो अब जरा, अब हमारे पास क्या आता है बच्चा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस समझ में आता है सबको। रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चा, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन देता है। किस चीज को ऑब्स्ट्रक्शन देगा बच्चे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही बात हुई। तो R इज इक्वल टू V बाय आई, R की वैल्यू 1 ओम्स, V हमारा वोल्ट में, करंट हमारा एम्पियर में, 1 वोल्ट पर एम्पियर हमारे पास सीधा ही रिलेशन आता है। ये सेम 10th वाला, कुछ नया नहीं है। 1 ओम को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 ओम इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच a current of 1 ampere flows when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। सिंपल है। 1 ओम की रेजिस्टेंस कब होगी, जब 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। डन। डायमेंशंस ऑफ आर क्या आएगा, V अपॉन आई। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट अपॉन पर यूनिट चार्ज।
अपॉन करंट, करंट हमारा एम्पियर है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, मतलब फंडामेंटल यूनिट है। वर्क डन ml/t-2, चार्ज को मैं at लिख सकता हूँ। सॉल्व किया तो m1l/t-3 a-2, ये हमारे पास आ गया। ठीक बात है बच्चा। अब है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी हमने 10th क्लास में डिस्कस किया था, याद हो। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, हमें पता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, यही सब था बच्चा। एंड कंबाइन करके लिख देंगे तो L/A आ जाएगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, रो से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। तो रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L/A से आया, और अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूं तो RA/L आ गया। यूनिट निकालोगे तो हमारे पास ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई है। सिंपल है बिल्कुल, कुछ नया नहीं है, ये सेम वैसे का वैसे ही चले जा रहा है जो हमारा 10th में था। इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, L इज इक्वल टू 1 मीटर, तो रो और R इक्वल हो गए। तो इस कंडीशन के बेसिस पे मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करूं, इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यही बात हुई, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया की कंडक्टर जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कह रहे हैं। नाम से ही समझ सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हुई, एक सर्टेन डायमेंशंस वाले कंडक्टर की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर बेस्ड जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी it is defined as the resistance of a unit length conductor having unit cross sectional area. Done. अब R क्या था बच्चे, V/I, बिल्कुल था। अब हमारे पास V/I की R की वैल्यू क्या थी, ml डिवाइडेड बाय a/n² टाउ। मैंने क्या लिखा, L/A को सेपरेट कर दिया। L/A को अगर हमने इसमें सेपरेट कर दिया है तो बचा क्या, mn² अपॉन टाउ। तो ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू रो L/A था, है ना। R का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A। L/A अगर सेपरेट किया तो जो बाकी कांस्टेंट बच गया वो क्या आ गया, रेजिस्टिविटी आया कि नहीं। डन है। तो अगर रेजिस्टेंस आ गया तो वहां से हम रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला को इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। क्या चीज, रेजिस्टिविटी बच्चा देखो, यहां अगर ध्यान से देखो तो सारे कांस्टेंट्स हैं, ना मास चेंज हो सकता है, ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज हो सकता है, ना रिलैक्सेशन टाइम, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कब चेंज करेगा, जब टेम्परेचर चेंज करेगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। समझ में आई। तो अदरवाइज अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कह रहे हैं, कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर को भी अगर कांस्टेंट रखें तो रेजिस्टिविटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी किसी एक सर्टेन मटेरियल के लिए, अनटिल और अनलेस हम रेजिस्टेंस के साथ छेड़खानी ना कर रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस के साथ छेड़खानी करेंगे तो टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करेंगे तो रेजिस्टिविटी बदलेगी। एक और चीज समझना, विद द चेंज इन लेंथ और विद द चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया देयर विल बी सर्टेन चेंज इन रेजिस्टेंस, बट देयर विल बी नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, तो रेजिस्टिविटी को लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया से लेना देना नहीं है, क्योंकि रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे डिफाइंड यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली ही रेजिस्टेंस का नाम रेजिस्टिविटी है। अब हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते, एज पर डेफिनेशन वो तो 1 मान ही लिया। और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ और क्रॉस सेक्शन और एनी ऑफ द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि ये तीन चीजें तो बदल नहीं सकती है। अगर ये तीन चीजें नहीं बदलेंगी, ये बदलेगा टेम्परेचर के साथ, तो अकॉर्डिंगली रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई है। चलो डायमेंशंस हम निकाल लेंगे इसके। फिर आता है बच्चे करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या है, नाम से समझ में आ रहा है थोड़ा सा, तो करंट पर यूनिट एरिया, है ना। करंट डेंसिटी क्या हुई, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट flowing per unit area of the conductor around the point provided the area is held in the direction normal to the conductor। नॉर्मल का मतलब क्या हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सिंपल क्रॉस सेक्शनल एरिया से एरिया वेक्टर निकल रहा होगा बाहर की तरफ, जैसे ये निकल रहा है। समझ में आई है। तो यहाँ पे जो करंट, जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो क्या निकला बच्चे, J इज इक्वल टू I/A। तो J रिप्रेजेंट करता है करंट डेंसिटी को। करंट की वैल्यू क्या थी, NEAVD। J के लिए डिवाइडेड बाय A कर देंगे, अगर इस वैल्यू को A से कट गया
तो NeVd ये करंट डेंसिटी का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। डन है। इंटीग्रेट किसको किया है मैंने कहा, अगर जो स्मॉल एरिया में से निकलेगा तो मैं J.ds कर दूंगा तो मेरे पास टोटल करंट आ जाएगी। ठीक है, J क्या है, करंट डेंसिटी, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया है या मैं पर स्मॉल एरिया मान लूँ, अगर मेरे पास J की वैल्यू हो उसको ds से मल्टीप्लाई कर दूं और टोटल सरफेस के साथ इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल करंट आ जाएगी। डॉट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ही रहेगा इसके अंदर। करंट की कोई एंगल किसके बीच में 90 डिग्री है, करंट और क्रॉस सेक्शन के बीच में 0 का एंगल आएगा बेटा, क्योंकि करंट भी अगर इससे यहाँ निकल रही है, सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इनके बीच में क्या रहेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे भी तो J इंटू ds खुलेगा सीधा। क्लियर है। चलो अब आता है, ये समझ में आ गया करंट डेंसिटी। फिर एक वर्ड आता है कंडक्टेंस। देखो छोटे छोटे शब्द आते जा रहे हैं। रेजिस्टेंस था, रेजिस्टिविटी आया, करंट डेंसिटी आया, कंडक्टेंस आ रहा है। कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सीधा जैसे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हुआ, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था, करंट को रोकने की क्षमता। कंडक्टेंस क्या है, करंट को भेजने की क्षमता, है ना। तो ये क्या हुआ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली। तो G से रिप्रेजेंट करेंगे, G इज इक्वल टू 1/R। इसकी यूनिट क्या आएगी, MHO और साइमन, ठीक है, और उल्टा सा ओम। ये दिख रहा है, ये इसकी यूनिट्स है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या आएगी, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। ठीक है, सीधा सही रहेगा भाई। जहां पे हमारे पास कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा। डन। डायमेंशन निकाल लोगे, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस होगी बस उनका इन्वर्स कर देना है। ठीक बात है बच्चा। अब रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके अंदर हमारे पास रिलेशन क्या है, देखो I इज इक्वल टू NeVd है, ये पता है अपने को। मैंने क्या किया, यहाँ पे Vd की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, जो अपने पास Vd था उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब मैंने क्या किया, करंट डिवाइडेड बाय A इस साइड ले आया। अगर A इस साइड आ गया तो ये क्या हो गया, ये तो करंट डेंसिटी बन गया, और वहां Ne² E टाउ बाय m हमारे पास बच गया। और Ne² E बाय m ये किसका रेसिप्रोकल हुआ, हमारे पास ये जो था ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू थी, Me² टाउ, रेसिप्रोकल कर देंगे उसका तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 1/ρ को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये हमारे पास दो रिलेशन हमने डिराइव कर दिए, एंड इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब ध्यान से देखो, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कैसे बोल दिया मैंने, V इज इक्वल टू IR होता था, V इज इक्वल टू IR। अब ये J क्या है, करंट डेंसिटी है ना। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, V क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, I क्या हुआ, करंट डेंसिटी, R क्या हुआ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो घुमा फिरा के हमने वो जो सर्टेन कॉन्स्टेंट्स थे, जो कुछ सेट ऑफ प्रोवाइडेड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली थे, उनको रिलेट करा दिया, है ना। V इज इक्वल टू, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जगह V लिख लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम तरीके से ही आती है। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस ही बेसिकली, बट स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए अगर मैं इसे R लिख देता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्या, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। अगर वो पर यूनिट एरिया है तो करंट ही। तो अगर मैं उस तरीके से इनको रिलेट कराऊं तो एक तरह से ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो V इज इक्वल टू IR जैसा ही बना के नहीं। तो इसीलिए इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं बच्चा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डन है, सिंपल चीज़ है। ये छोटे छोटे जितने भी फॉर्मूलाज है बच्चा, इनकी लिस्ट होनी चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि करंट डेंसिटी वाला शब्द है, कंडक्टेंस वाला वर्ड है, ये हमारे आगे भी चैप्टर के अंदर यूज होते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास जब न्यूमेरिकल दिया जाता है तो उसके अंदर ये वैल्यू पूछ ली जाती है। अब है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, सेम कहानी। इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो रिलेशंस है सबको मैनिपुलेट करके एक रिलेशंस के फॉर्म में डाल रहे हैं। करंट क्या था, NeVd, Vd का क्या था, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी क्या था, I/A, ये थे सारे। और I/A में हमने सिग्मा इंटू E भी लिखा था इसे, J को करंट डेंसिटी जो निकला था, और सिग्मा को मैं 1/ρ लिख सकता हूँ।
ये सारे रिलेशन एक लाइन में लिख दिए बस। ई अपॉन रो आई अपॉन ए के इक्वल, और आई अपॉन ए NEVD बन गया हमारे पास। ठीक, NE मोबिलिटी इंटू ई हमारे पास, ये वैल्यू निकल के आई। यहां से रेजिस्टिविटी का रिलेशन जो निकला वो क्या निकला, 1/NE। ये रिलेशंस लिख लो बस। ऐसा है, बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि यूज करेंगे, लेकिन बुरे वक्त का पता नहीं चलेगा। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर इन केस रिलेट करने को बोला तो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, डिराइव करने तो नहीं आएंगे, लेकिन रिलेशंस पता होने जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, असर्शन रीजन में दे दिया जाए कि कौन सा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये सारे पता होने चाहिए। डन है बच्चा। अब अपना टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली देखो, अगर इन जनरल में बात करूं, दो तीन चीजें होती हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें बच्चा मेटालिक कंडक्टर्स की, क्योंकि इंसुलेटर्स के ऊपर तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स ही रहेंगे। सेमीकंडक्टर पे बहुत अलग तरीके का वेरिएशंस होता है, उसके बारे में हम अभी इन डेप्थ बात कर नहीं रहे हैं। हम सिर्फ कंडक्टर्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर वो पता कर रहे हैं, और वो भी मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक वाला नहीं। तो यहां पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था वो क्या था बच्चे, R(m)(NE² टाउ L/A। या मैं यहां से ये बता सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस घट जाएगी, अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस घट जाएगी। अगर रिलैक्सेशन टाइम घटाना है, मैं कैसे घटा सकता हूं उसे? एक बात बताओ, रिलैक्सेशन टाइम, जब हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम की, वो है क्या? इट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। एक तरह से ये लेके चलते हैं, क्योंकि उन सबका मिला जुला के एवरेज है। अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो टाइम है क्या? दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम। अगर मुझे दो कोलिजन्स के बीच का टाइम घटाना है तो क्या करना है? डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं सकता, स्पीड चेंज कर दूं। स्पीड कैसे चेंज करूं? टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी कम हो जाएगी। थर्मल वेलोसिटी कम होगी तो इसकी वजह से वो थोड़ा स्लो मूव करे मे बी, और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप घट जाएगी। और अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं टेम्परेचर अगर बढ़ा देता हूं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर दे विल बी, क्या होगा? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो हमारे पास आएगा क्या? रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। उल्टा टेम्परेचर बढ़ने के साथ तो पोल्यूशन तेज होगा, टाइम कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी हमारे पास। डन है। तो इसी को अगर हम रिलेट कराएं तो हमारे पास सीधा सीधा बच्चा फॉर्मूला क्या है रिलेशन का? यहां देखो, RT इट इज द रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर विच इज इक्वल टू R0 टाइम्स 1 + α_T + βT²। ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा एंड बीटा वो क्या है बच्चे? दीज आर द टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। डन है। ये फॉर्मूला लिख लो, सिलेबस में है नहीं है वो बात की बात है, लिख लिया फॉर्मूला। अब देखो, हम यहां पर जो T² है उसको अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर वो 0 कंसीडर करते हैं तो जो बीटा T² वाला पार्ट है ये तो एलिमिनेट ही हो गया। तो हमारे पास जो रिलेशन बना वो क्या बना? RT = R0 1 + α_T। डन। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा? RT - R0/R0 × T। हाँ जी, ठीक बात है, नहीं समझ नहीं है? पक्का? ठीक है, तो ये क्या आ गया? देखो, RT - R0 क्या है बच्चा? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। R0 क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस। T क्या है? राइज इन टेम्परेचर। इट इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ में आया? अल्फा R2 - R1/R1 × T2 - T1। ये भी लिख लो, दोनों सेम ही फॉर्मूलाज हैं, बस लिखने का तरीका अलग करा दिया। डन है। ये हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का रिलेशन आ गया। बीटा वाले के लिए कभी नहीं निकालते, अल्फा ही होता है जो मैक्स निकलेगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है सिर्फ, तो कुछ खास करना नहीं है इसमें। ठीक बात। अब आता है बच्चे रेजिस्टेंस ओमिक और नॉन ओमिक के लिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ये पूरा ही याद करने वाला पार्ट होता है, और अब ये बोर्ड्स में कॉम्पिटिटिव में कहीं भी नहीं आ रहा तो इसको छोड़ सकते हो बिल्कुल ही।
इजी होता था फ्री के मार्क्स से, लेकिन रट्टा था सिर्फ, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी खास। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है बच्चे, सुनो, रेजिस्टेंस एंड सीरीज इन पैरेलल। पता है सबको, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, R1 R2 R3। अगर चीजें रेजिस्टेंस में होंगी, अगर कोई भी कंडक्टर्स रेजिस्टर्स में है, मतलब सॉरी रेजिस्टर्स अगर सीरीज में है, सीरीज का मतलब क्या हुआ, सेम करंट फ्लो करेगी। ये पता है सबको, अगर सीरीज में होंगे तो सेम करंट जाएगी, पैरेलल में होंगे तो सेम पोटेंशियल होगी। पता है ना सबको, ये सीरीज में होंगे तो सेम करंट फ्लो करेगी, अगर पैरेलल में होंगे तो सेम पोटेंशियल पोजेस करते हैं। तो यहाँ पे सीरीज में पोटेंशियल सबकी अलग अलग थी। V is equal to IRS, V1 is equal to IR1, this is the potential drop across first resistor, V2 IR2, potential drop across second resistor, V3 is equal to IR3, potential drop across third resistor। टोटल पोटेंशियल क्या है, V1 plus V2 plus V3, और V को मैं IRS लिख सकता हूँ। I is the current, RS is the net effective resistance in series combination। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, I कॉमन लेके काट दिया, तो RS की वैल्यू R1 plus R2 plus R3 आ गया। सेम वही जो हमने 10th में एज इट इज डेरिवेशन करी थी, कुछ नया नहीं है। सेम गोज फॉर पैरेलल। पैरेलल में हमारे पास क्या आएगा बच्चा, पैरेलल में अब हमारे पास करंट डिवीजन होगी, तो जो टोटल करंट होगी इट विल बी इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ जो डिवाइड होके करंट आ रही होगी। V is equal to IRP, RP क्या है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। I is equal to V by RP, I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2। I के अंदर वैल्यू डालो, V कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, तो RP की वैल्यू हमारे पास 1 by R1 plus 1 by R2 आ गई। कोई परेशानी, एलसीएम लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, जो आएगा हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसी के बेसिस पे सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ये ऑलरेडी पता है तुम्हें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, इस वाले क्वेश्चन को करो बच्चा, जो नीचे वाला, ऊपर वाला रहने दो, ये नीचे वाला न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। A wire of resistance 4R is bent into form of a circle. What is the effective resistance between the ends of the diameter? What is the effective resistance in the ends of the diameter? Simple 10th level का क्वेश्चन है, करो। ये हमारे पास जो वायर है कितने रेजिस्टेंस का है बच्चे, 4R का। इसको हमने बेंड कैसे किया, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर हम इसे सर्कल की फॉर्म में बेंड करेंगे, और क्या बोला है मैंने, क्या पूछा है बच्चे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अलोंग द डायमीटर। तो कैसे बनेगा, अगर हमारे पास ये सर्कल बन गया, टोटल इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4R। अगर मैं यहाँ और यहाँ डायमीटर आएगा इसका, मुझे इसके अलोंग चाहिए। अब ये ऊपर वाले कितनी थी, 2R, नीचे वाले की रेजिस्टेंस कितनी थी, 2R। 2R क्यों, क्योंकि टोटल 4R थी, तो आधे की 2R और आधे की 2R होगी। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड बनाऊं, तो ये एक तरह से ऐसा ऐसे बना कि नहीं, बन गया, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, वायर से कितना फर्क पड़ेगा। अब मेरे पास एक यहाँ वायर है, ये मेरे पास वायर है, क्या इसको मैं थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ, इसकी रेजिस्टेंस बदलेगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में आई, लेंथ क्यों बढ़ेगी, टेढ़ा मेढ़ा करने से, खींच नहीं रहा हूँ, कैसे बढ़ेगी, हाँ खींचने से स्ट्रेच हो जाए, मान लो अगर खिंच भी जाए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करने से लेंथ नहीं बढ़ती है, पैरामीटर कांस्टेंट रहता है। क्या आप छठी पास हैं, मतलब छठी पास से तेज हैं, 6th क्लास में 7th क्लास में हमने पैरामीटर्स का कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी वायर को किसी भी शेप में कन्वर्ट करता रहूं, मतलब मोल्ड कर रहा हूं, सिर्फ मेल्ट डाउन नहीं कर रहा हूं, तो क्या रहेगा, पैरामीटर तो सेम ही रहेगा। ये देखो, और अब इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चे, 1 by RP। हाँ, एक तो ये लॉकडाउन में पास हो गए थे ना हम सारे, ये आ गया बच्चा, ये कितना बन गया, हाँ जी क्या वो यही निकला है ना, 2 by 2R बना, 2 by 2R निकला था, तो ये RP कितना निकल गया, R निकल गया, डन है, 1R डन। सुनो बच्चे, इसके कुछ ये थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, ये अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक आएगा। डन।